हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल की क्लास में हम लोगों ने बात कही थी कि रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि रिसर्च के बारे में काफ़ी टाइप्स मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्चर कौन होता है, रिसर्च क्यों की जाती है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने कल सोल्यूशन पाया था। हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, या बेसिकली हमने कल रिसर्च की एक आउटलाइन स्टार्ट की थी कि व्हाट इज एक्चुअली रिसर्च, रिसर्च होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च की मीनिंग। तक हम लोगों ने मीनिंग डेफिनेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी। आज हम रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज योर पॉइंट नंबर 4 जिसको हमको डिस्कस करना है, विच इज योर इम्पार्शियलिटी। पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम आए तो इस पर देखिए, यहाँ पे लिखा है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, यानी कि बायस से फ्री होना। लिखा है अ डिसऑनेस्ट रिसर्चर में सेलेक्ट, लाइन टू लाइन चलेंगे, डेटा आइटम्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू ड्रॉ कंक्लूजन टू हिज फेवर। This brings bias into research which affects the objective of the study. Therefore, a true research must be impartial and unbiased. इस पूरी ये जो तीन लाइन बताई है, ये तीन लाइन का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो वो ये है कि जो एक रिसर्च करता है रिसर्चर, वो इम्पार्शियल और अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि वो किसी बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके रिसर्च में कुछ भी भेदभाव हो रहा है तो आपकी रिसर्च का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? मिसलीडिंग होगा। मिसलीडिंग का मतलब है कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, जो कि एक रिसर्च कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए आपकी रिसर्च इम्पार्शियल होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। भेदभाव उसमें कोई भी होना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को अपने स्पेशल प्रेफरेंस ना दी हो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या? दिस इज व्हाट वी कॉल रिसर्च फ्री फ्रॉम इम्पार्शियलिटी, बिना किसी बायस के या बिना किसी क्या कहते हैं डिसऑनेस्टी की वजह से। रिसर्च वर्क हमेशा ऑनेस्ट नेचर की, ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए, जिसमें हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें, अ रिसर्च वर्कर हु नीड्स टू गेन सम एक्सपर्टाइज इन द स्टडी ही इज अंडरटेकिंग। यानी कि सबसे पहला आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ पे आपको थोड़ा क्या अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जीएसटी पे रिसर्च कर रहे हैं, आपका टॉपिक है रिसर्च का जीएसटी फॉर एग्जांपल, करनी है आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसर्च, लेकिन स्ट्रीम है आपको साइंस के। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक आपने जीएसटी को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा होगा, आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की जो टैक्सेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, बिकॉज उनके अपने फील्ड्स होते हैं, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जिसमें फिर आपके अलग अलग स्ट्रीम्स निकलते हैं। ये जो जीएसटी है ये कॉमर्स स्ट्रीम का है, टैक्सेशन का फील्ड का है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है तो यू हैव टू गेन सम एक्सपर्टाइज। आपको अगर उस पर फॉर एग्जाम्पल करनी भी है, अगर आप करना चाह रहे हैं रिसर्च, तो इन दैट केस आपको इस पर एक अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। आपको टैक्सेशन के बारे में जानना पड़ेगा, टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भारत में कैसे आया, उसको क्यों रिप्लेस किया गया, जीएसटी कब आया। तभी आप इन सारे सवालों के बाद ही इस पे रिसर्च यानी कि शोध कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है रिसर्च, जिसको हिंदी में शोध कहते हैं, कि आपको एक सम एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी आप उस पर रिसर्च करेंगे। दिस एक्सपर्टाइज रिजल्ट्स इन अचीविंग द एक्यूरेसी इन द सॉल्यूशन ड्रॉन। आप जिस तरह से इस पर रिसर्च करेंगे यानी कि शोध करेंगे, इसी से आप सोल्यूशन ड्रॉ करेंगे। क्या निकलेगा? रिसर्च आप क्यों करते हैं? मैंने कल भी बताया था, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए करते हैं, तभी आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। The accuracy of conclusion is a sensitive issue as it may affect the whole decision making। और इसी सोल्यूशन से आपकी ये पता चलेगा
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, यानी कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि डिसीजन लेना बहुत ही आसान है, कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। फाइन। और यही डिसीजन मेकिंग से आपकी आगे की रिसर्च चलेगी। तो रिसर्च के लिए आप पहले नॉलेज इकट्ठा करिए, उस पर पढ़िए, स्टडी करिए, तब रिसर्च करिए, जिससे आपको सोल्यूशन मिले। और यही सोल्यूशन से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या आप जिस भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम निर्णय ले पाएंगे कि हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक पे आते हैं। सिस्टमैटिक है आपका, इन रिसर्च देयर शुड बी वेल डिफाइंड स्टेप्स। रिसर्च बहुत ही स्टेप्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब होता है जैसे कि अगर स्टेप 1 है तो पहले हम स्टेप 1 करेंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 4, फिर 5। जनरली एक रिसर्च में 7 से 10 तक के स्टेप होते हैं। तो ये जो स्टेप हैं ये सीक्वेंस में है। किस फॉर्म में है? सिस्टमैटिक तरीके से है, सीक्वेंस में है। तो ये स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। स्टार्टिंग हमेशा जो होती है वो प्रॉब्लम से होती है कि प्रॉब्लम क्या है, ये आपका पहला स्टेप होती है। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को छोड़ के छठे स्टेप दैट इज डेटा कलेक्शन पे पहुंच गए। नहीं, ये सरासर मूर्खता है और उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर पहला स्टेप प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को चलो मैं क्वेश्चन मार्क से रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, क्या समस्या है, तो पहला स्टेप यही होगा। जब तक ये सारे स्टेप नहीं होंगे आप डेटा कलेक्शन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, तभी आपके रिसर्च का कुछ मतलब होगा और तभी आपने जो मेहनत, जो पैसा, जो समय दिया है उसका कोई मतलब होगा। अदरवाइज वो टोटल शून्य होगी, जीरो होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं वेरिफिएबिलिटी। द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशंस। यानी कि आपने जो भी शोध की, यानी कि रिसर्च की, अब शोध करके आप बैठ तो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, उससे निकलेगा रिजल्ट। अब वो रिजल्ट दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो। अगर आपका रिजल्ट आपके रिसर्च को सपोर्ट कर रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपकी रिसर्च ठीक हो गई। लेकिन अगर रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है रिसर्च को, तो आपको दोबारा से फिर से रिसर्च करना पड़ेगा जहाँ से आपको लगता है कि प्रॉब्लम हुई है, ताकि आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो रिसर्च को प्रॉपर प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात बोली जा रही है कि आप जो भी स्टडी करते हैं, जिस भी चीज़ को स्टडी करके रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को आपको वेरीफाई भी करना है। ये नहीं कि इतनी भयंकर रिसर्च कर दी, 15 साल तक आप साहब रिसर्च करते रह गए, 15 ईयर्स आपने रिसर्च में लगा दिए और लास्ट में रिजल्ट कुछ आया ही नहीं उसका, आपको पता ही नहीं कि क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो अगर रिजल्ट कुछ नहीं आया, रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो ये 15 साल की रिसर्च आपकी वेस्ट हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए रिसर्च ऐसा करिए जो कि एक रिजल्ट दे और उस रिजल्ट से आप अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। क्यों? ये तभी होगा जब अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर पाएंगे। वेरीफाई का मतलब होता है चेक कर पाएंगे कि हमने क्या शोध की है, यानी कि जो शोध आपने की है, रिसर्च की है, वो कैसी की है, सही की हुई है कि बस ऐसे ही कर दी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपको जानना। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल रिसर्च का लास्ट फीचर या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि रिसर्च एक एम्पेरिकल प्रोसेस है जिसमें डेटा कलेक्शन होता है। एम्पेरिकल का मतलब यहाँ पर है पूरे ओवरऑल प्रोसेस है। देखिए जैसे कि बोला गया है, it involves a data collection. The results are based on observed experience or empirical evidence. Therefore, research rejects assumptions and dogma as methods of established knowledge. It accepts only what is verified by empirical observation. Observation यानी कि
जब आप देखते हैं कोई चीज या फिर महसूस करते हैं, ये होता है ऑब्जर्वेशन। कई टाइप से होते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कंटिन्यूसली रोज देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। या फिर आप कहीं पे गए, आपने देखा कि यहाँ का हिसाब किताब ठीक नहीं, तो आपके ऑब्जर्वेशन से कि लोग कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है बाहर का, ये सारी चीज़ें हैं, होती हैं ऑब्जर्वेशन करना। तो ऑब्जर्वेशन उसी तरह रिसर्च में भी किया जाता है। जब आप शोध करें, दैट इज आप रिसर्च करें, तो आपकी ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि कल को उसमें बवाल हो जाए। कहना नहीं चाहिए, आप कोई भी रिलीजन बेस्ड टॉपिक अवॉइड करना चाहिए आपको। और अगर आप ले भी रहे हैं तो कृपया आप उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में ही लें। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, ठीक है। अगर आप कोई भी हिंदुइज्म पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप फिर हिंदुइज्म पे रहिए, यानी कि आप मुस्लिम के बारे में कुछ खराब बता रहे हैं। या अगर आप मुस्लिम पे रिसर्च कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर रहिए। आप हिंदुओं के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में कुछ गलत मत बताइए। क्योंकि कई बार इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपने सुना भी होगा कि कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ किताबें भी इवन ऐसी आई हैं जिसपे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि उसने किसी के धर्म के बारे में, किसी के कास्ट या जात के बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ बता दी है। तो आप जो रिसर्च करें बेसिकली, उस रिसर्च को बेसिकली ऐसी हो जिसमें अननेसेसरी की चीज़ ना हो, एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज हो, हर चीज़ तथ्य हो, जो भी तथ्य हो वो एकदम सही हो, कुछ भी मन घड़ंत ना हो, और वेरीफाइड हो। और अवॉइड करें टॉपिक ऐसा लेना जो कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्सी या किसी भी टाइप का जिसमें कन्फ्लिक्ट्स हो, यानी कि मनमुटाव या इश्यूज हो। ठीक है, तो ये एक रिसर्च में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होंगी। फिर उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करें, और जब डेटा कलेक्ट होगा तभी आपका रिजल्ट निकल के आएगा। और फिर वो रिजल्ट बताएगा कि चीज़ें कितनी सही हैं या चीज़ें कितनी गलत हैं। तो एम्पेरिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, लेकिन वो प्रोसेस ऐसा हो जिसमें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के वो चीज़, उसका समाधान निकल आए। तो ये हमने बात कही कि रिसर्च के टाइप, हमने जितने भी फीचर्स थे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिसर्च के, वो पढ़े कि रिसर्च क्या होता है और रिसर्च के क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट एक हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च क्यों की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मन किया तो कर ली, कुछ कारण होता होगा रिसर्च करने का, ठीक है ना, कि बस मन है तो कर ली, नहीं, ऐसा नहीं। रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखो लिखा भी है इसमें कि कुछ उद्देश्य से रिसर्चर रिसर्च करता है। द मेन गोल ऑफ रिसर्च इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में लोग जो रह रहे हैं, उनकी लाइफ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनकी लाइफ में हम कैसे योगदान कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल रिसर्च। The purpose of research study is to find the hidden facts about a business phenomenon. कोई भी चीज़ जिसमें कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं, हम दोबारा से जब उस पर शोध करते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन तथ्यों को बाहर लाएं, ताकि नई नॉलेज हमें मिल सके। पुरानी तो हो ही हो, नई नॉलेज मिल सके, जिससे गवर्नमेंट सर्व करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर की पॉलिसीज उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लें। ठीक है, यही रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे वर्ल्ड की। ये पे मैंने रेड पेन से इसीलिए लिखा है क्योंकि प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए किया गया कि अगर हम प्लास्टिक की जगह पे बैम्बूज का इस्तेमाल करें, और ये जो बैम्बू का हम इस्तेमाल करेंगे, इस बैम्बू के इस्तेमाल के लिए हम लोग बैम्बू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बैम्बूस की बॉटल्स हैं, स्टिक्स हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, हम कंटेनर्स हैं, इसमें हम बैम्बूस का इस्तेमाल करें।
तो बेसिकली प्लास्टिक, बैम्बू प्लास्टिक से बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो इको फ्रेंडली होता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, विच रिप्रेजेंट्स इको फ्रेंडलीनेस। ठीक है, और वेस्ट नहीं होता है और रीजनेबल पड़ता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि एक क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी, हमने सोसाइटी में प्लास्टिक बहुत बड़ा सोशल मुद्दा है, वर्ल्ड का मुद्दा है, उसको सॉल्व कर लिया बैम्बू से। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने हिडन फैक्ट्स पढ़े, हम लोग को बैम्बू स्टिक्स के बारे में पढ़ा, देखा वो भी इतनी अच्छी होती हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें एक नई नॉलेज मिली पुरानी नॉलेज के साथ, और हम देश के सरकार फिर इसको देखती है, अच्छा तो एक हम अच्छा बिजनेस वाले इस पर काम करते हैं, क्योंकि सरकार सपोर्ट करती है और लोग भी इसको यूज़ करते हैं, इनको पता है प्लास्टिक से इंसान को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, आज प्लास्टिक हर जगह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च करने के। ठीक है, अब हम आते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से। पहला है अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्टडी इज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लोर अ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस की क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Once complete familiarity with the phenomena is achieved, it is easier to decompose the complex problem into smaller ones. समस्या और समस्या का समाधान, समस्या और उसका समाधान, दैट इज सोल्यूशन, के लिए ही हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी चीज़ इंडिविजुअल फॉर्म्स ग्रुप्स एंड ग्रुप्स फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, एक से कई लोग बनते हैं और कई लोगों से कई लोगों का समूह बनता है, और इन सब समूह से लोगों से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। दे आर इंटरडिपेंडेंट, सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, यानी कि सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि एक साइकिल होती है, अगर एक में भी गड़बड़ हुई तो दूसरे पे उसका असर पड़ेगा। इसीलिए रिसर्चर को बहुत ज़रूरी कि हर एक फंक्शन पे ये चेक करना कि चीज़ें सही से हो रही हैं। और scientific investigation is also necessary in studying the cause and effect relationship of variables involved in a business phenomena। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक शब्द आया है वेरिएबल्स। वेरिएबल शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। वेरिएबल वो कोई भी पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपकी रिसर्च जिसके थ्रू होती है, रिसर्च में मदद करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं, जो वो होते हैं आपके वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स कई हो सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च करें, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी पर रिसर्च, टाटा, तो टाटा कंपनी में रिसर्च करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? टाटा कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, फिर HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वगैरह वगैरह। इन सब की स्टडी कहीं ना कहीं हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। व्हाट दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये पांचों पॉइंट जो हैं वो इसके वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि ये वेरिएबल्स वो हैं जिसके बेसिस पे हम टाटा ग्रुप के एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, अगर टाटा सॉल्ट की बात करें, टाटा केमिकल्स या किसी की भी टाटा की बात करें, टाटा डोकोमो की बात करें, या कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये डिपार्टमेंट्स चाहिए होंगे। इन डिपार्टमेंट का काम कैसा हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोली गई थी। और इन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा कैसे रिलेशनशिप है जिससे कि बिजनेस सही चल रहा है गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम ठीक से हो रहे हैं, सीक्वेंस में हो रहे हैं और सबके सारी चीज़ें क्लियर है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, प्लस में रहेगा। लेकिन अगर किसी में भी गड़बड़ हुआ तो माइनस यानी कि लॉस शुरू हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। कोई चीज़ क्या हो रही है और क्यों हो रही है, उसका क्या असर हो रहा है, इसको भी जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, इतना से क्लास में आपको समझ में आया होगा कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च की प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे कुछ, और आज हम लोगों ने पढ़ा कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, और पढ़ते भी रहें साथ में, और
सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर पे रहे। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।